नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। दोस्तों, हमने अपने लिए बनाकर रखा है टारगेट 2022। उसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं, हिंदी के पुराने पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं जो कि अभी तक यूजीसी ने करवाया है नेट का और जेआरएफ के लिए। तो आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वह है जून 2013 का। कब का है? जून 2013 का और थर्ड पेपर है। हम उसी को आज सॉल्व करने वाले हैं मित्रों। इसके पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप ये वीडियो देख सकते हैं। किसी भी परीक्षा को यदि आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए पुराने प्रश्न पत्रों को देखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप उसे देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। चलिए मित्रों, हम आज के प्रश्न को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न जो कि हुआ था जून 2013 में। और आप जानते हैं थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन हुआ करते थे, तो हम उसी को हल करते हैं। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया आपसे। तो आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो इन्होंने माना है पाल की अंतिम अपभ्रंश की अवस्था से। ठीक है मित्रों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है? तो नाट्य वृत्तियों की जो संख्या है वह 4 है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? अनुमितिवाद की स्थापना की थी आपके शंकुक ने। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? तो यह मान्यता है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, उन्होंने ऐसा माना है। रणमल्ल छंद नामक काव्य किसने लिखा है? रणमल्ल छंद नामक काव्य जो है वो पंडित श्रीधर जी का है। चलिए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह उक्ति किसकी है? तो आपको बताना यहाँ पर यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति है आपके प्रिय कवि तुलसीदास जी की। चलिए हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? यानी विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है जिस पर कि जयदेव का प्रभाव पड़ा हुआ है? ठीक है, तो वह है आप ये इनकी पदावली। पदावली आपने पढ़ी होगी, एमए के सिलेबस में था आपके। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता है रूप गोस्वामी जी। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? मीराबाई की उपासना थी माधुर्य भाव की। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है? सुंदरदास, मलुकदास, कबीरदास और कुम्भन दास हैं। तो कुम्भन दास यदि आपको याद होगा तो ये अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित थे। तो इससे यह स्पष्ट होता है यदि ये स्पष्ट छाप के कवियों में सम्मिलित थे तब ये ज्ञानाश्रय नहीं थे, ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे और ये ज्ञानाश्रय कवि नहीं थे। उपरोक्त जो तीनों है वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। आइए मित्रों, हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक बार जो प्रश्न पूछा जा चुका है उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आप बताइए, मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? यानी कौन सा काव्य जिसकी नायिका मधुमालती है? तो मंझन ने लिखा था मधुमालती और यह उसी काव्य की नायिका है। भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंध में मिलता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10वें स्कंध में मिलता है। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो, यह काव्योक्ति किसकी है? यह काव्योक्ति है सूरदास जी की। आगे के प्रश्नों में हम देखते हैं, रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? रामाज्ञा प्रश्नावली जो है तुलसीदास की रचना है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। यदि आप उन सभी रचनाओं के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर जो पड़ी हुई है आपकी प्रैक्टिस सेट हिंदी की, उसमें आप देखिए, मैंने उसमें सम्मिलित किया है। और मैं आपको बता दूं, विनय पत्रिका हो गया, राम ललन हच्छू, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण आदि जो इनकी रचनाएं हैं, 12 रचनाएं
प्रमाणित मानी जाती हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। चलिए हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है। तो आखिरी कलाम इनकी जो रचना है उसने उन्होंने बाबर की प्रशंसा की है। सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट का पद है। तो यह इस प्रकार का जो वर्णन है वह साहित्य लहरी में है। रसखान किसके शिष्य थे, यानी रसखान के गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी विट्ठलनाथ जी के गुरु थे। आगे पंक्ति पूछी गई है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य लक्षण के प्रणेता कौन है, तो आचार्य भामा है। चलिए अब हम देखते हैं बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे। बिहारी लाल आपको पता है महाराज जयसिंह के आश्रय में रहा करते थे, तो बिहारी लाल राजा जयसिंह के आश्रित थे। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। इस उक्त में अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण किस कवि ने किया है, तो यह जो है देव ने किया, देव कवि ने किया हुआ है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। यह दोहा किस पुस्तक में वर्णित है, तो यह दोहा आपके वर्णित है अंग दर्पण में। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे, घनानंद जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय के थे। अपनी कहानी का आरंभ उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा है, यानी यहाँ पर एक कथन दिया गया है और उस कथन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन किसके संदर्भ में कहा यह बताना आपको। तो उन्होंने इंशाअल्लाह खां के संदर्भ में इस बात को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, यह पंक्ति किस कवि की है, बताइए आप। यह पंक्ति जो है वो किस कवि के बारे में है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णायन किस विधा की रचना है, तो यह एक महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का परवर्ती गद्यकार है, प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे, श्रद्धा राम फुलौरी। इसमें प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु के परवर्ती गद्यकार हैं। निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत का अनुवादक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर इन शेष तीनों जो बसते हैं लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नागार्जुन, इन्होंने मेघदूत का अनुवाद किया है, जबकि मोहन राकेश जी ने नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास जी का नहीं है, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना होगा, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताती रहती हूँ। यानी संयुक्ता स्वयंवर वो आपको लाला श्रीनिवास दास जी का है, तप्ता संवरण भी है और रणधीर प्रेम मोहिनी भी, जबकि महाराजा राणा प्रताप जो है वो इनका नहीं है। भागवती किस प्रकार का उपन्यास है, तो भागवती सामाजिक उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपने प्रश्नों के क्रम में हम खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपका प्रिय प्रवास है। भारत भारती का रचना काल क्या है, यानी भारत भारती कब लिखी गई, तो 1912 में लिखी गई भारत भारती, और किसके द्वारा लिखी गई इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद किसका निबंध है, तो यह है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इस करुणा कलित हृदय में अब विगल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं, तो इस काव्य पंक्ति के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। रंग दर्शन के लेखक कौन है, रंग दर्शन के लेखक है नीलचंद्र जैन जी। हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है, रामविलास शर्मा। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी साहित्यकार नहीं है, प्रेमचंद, जयरेंद्र और विष्णु प्रभाकर, ये तीनों गांधीवादी साहित्यकार, जबकि उपेंद्र नाथ अस्क जी गांधीवादी साहित्यकार नहीं माने जाते हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने हैं, कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 प्रधान भेद माने हैं। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था, तो इस आंदोलन का उदय हुआ था फ्रांस में। चलिए हम देख लेते हैं क्रम वाले क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न माना जाता है। काल क्रमानुसार लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। मित्रों यहाँ पर आपका समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम सिर्फ आपको जो सही अनुक्रम है वही बताते चलेंगे। यानी पहले सबसे पहले लिखा गया था प्रेम सागर, उसके बाद ब्रजभाषा व्याकरण, फिर सिंहासन बत्तीसी, उसके बाद लाल चंद्रिका। ठीक है मित्रों,
अब हम देखते हैं आगे के प्रश्न। जीवन काल के क्रमानुसार निम्नांकित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। इन सब के बारे में आपको हम विस्तृत पढ़ाएंगे अपने सिलेबस में। अभी हम पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, हमने सभी कवियों के परिचय में हम आपको अवश्य करवाएंगे। जैनेन्द्र कुमार के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन काल के क्रम से सही अनुक्रम क्या है? तो परख, सुनीता, कल्याणी और दशार्क। जीवन काल के क्रम में संस्कृत काव्यशास्त्र के निम्नांकित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना आपको। तो भरत मुनि, भट्ट लोलट, शंकुक और भट्ट नायक, यह इनका क्रम रहा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। एक बात आप ध्यान रखिए, इसमें आंचलिक उपन्यास आपको बताया जा रहा है, तो आप इन चारों को इस दृष्टि से भी याद कर लीजिए कि चारों जो है वो आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया, बलचनमा, मैला आंचल, सागर लहरी और मनुष्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? चिट्ठी पत्री, फाइल प्रोफाइल, 200 पत्र बच्चन के नाम और प्रसाद के नाम पत्र, यह इसका सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित साक्षात्कारों का सही अनुक्रम बताना है। तो पहला साक्षात्कार जो रहा है इन सब में रत्नाकर से बातचीत, मैं उनसे मिला, अपरोक्ष, बातों बातों में, यह इसका सही अनुक्रम है। अब प्रकाशन के वर्ष के अनुसार निम्नांकित रिपोर्टाजों का सही अनुक्रम क्या है? तूफानों के बीच, वे तो लड़ेंगे हजारों साल, युद्ध यात्रा, ऋण जल और धन जल, यह इसका सही क्रम है। आगे देखते हैं हम निराला जी की निम्नांकित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम पूछा गया है। तो सही क्रम आप जानते ही हैं, जूही की कली, अनामिका, तुलसीदास और अपरा, यह इनका सही क्रम है। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 50 है ये। निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि बहती गंगा, फिर कंदील और कुहासे, सोया हुआ जल और सूरज का घोड़ा, यह इनका सही अनुक्रम है। सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है। निम्नलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही अनुक्रम बताना है। तो आप जानते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था वो आपका उदंड मार्तंड था, उसके बाद आ गया था आपका प्रजामित्र, फिर प्रजा हितैषी, उसके बाद आगरा अखबार, यह इनका सही अनुक्रम रहा है। कुबेर नाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या था? तो रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी और आगम की नाव, यह इनका सही अनुक्रम था। जीवन काल के दृष्टि से निम्नांकित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त और सरदारपुर सिंह, उसके बाद आ जाते हैं आपके शुक्ल जी। मित्रों, यदि आप इस कक्षा की पीडीएफ चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ आपको मिले, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। वहां पर हम अपने सभी क्लासों की पीडीएफ आपको दे दिया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा क्रम है? आपको बताना है। तो सबसे पहला है पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और सुनो भाई साधु, यह इसका सही अनुक्रम है। निर्मल वर्मा के निम्नांकित निबंध संकलनों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो शब्द और स्मृति, कलाकार, जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्षों में, उसके बाद अगला है उनका क्या है? आदि, अंत और प्रारंभ, यह इसका सही अनुक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना और तर्क के प्रश्न देखते हैं। स्थापना और तर्क, इसमें आपको उसका जवाब देना है। रस ही ब्रह्म है, इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। यह रस सबको आनंदित करता है। और उसका तर्क दिया गया है, क्योंकि करुण रस की अनुभूति केवल पुरुष में होती है। आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। मित्रों, इसमें आप इसका जो स्थापना है वह सही, किंतु तर्क गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम आगे भी देखते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद की अवधारणा इतनी व्यापक है कि वह संपूर्ण छायावादी कविताओं को अपने में समाविष्ट कर लेती है। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि छायावादी कविताओं में केवल रोमानियत की अभिव्यक्ति हुई है। तो आप बताइए इसमें इसका जो ए है वह सही है, ए और आर दोनों ही गलत है, एक भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए अब आप बताइए, काव्य का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। क्यों? इसका तर्क है क्योंकि सौंदर्य कला मात्र का सत्य है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि दोनों ही सही है, कथन और तर्क दोनों ही सही साबित होते हैं। क्लासिकल साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। इसका तर्क है क्योंकि जीवन की मूल व्यवस्था अपरिवर्तनशील होती है। इसमें क्या होगा? आपका ए सही हो जाएगा, जबकि आर गलत हो जाएगा। नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है
और तर्क है इसका क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्यावस्थाओं का प्रदर्शन होता है, तो यह दोनों ही गलत है, यानी ये जो स्थापना है वह भी गलत है और उसका तर्क भी गलत है। दुष्कर कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन है। फिर से पढ़ते हैं इसको हम। दुष्कर कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन है। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि दुष्कर कर्म का दायरा उत्साह तक सीमित है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कृष्ण काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क है क्योंकि कृष्ण काव्य अंततः भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि ए और आर दोनों ही सत्य हैं। अद्वैतवाद अनात्म को भ्रम कहता है। क्यों कहता है, इसका तर्क देखिए आप। क्योंकि वह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसमें आपका ये दोनों ही सत्य हो जाएगा, यानी ए और तर्क जो है उसका वो भी सही होगा और स्थापना भी सही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ और आदर्श का समावेश होता है। तर्क देखिए क्या है इसका। कारण कि आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है, तो यहाँ पर स्थापना सही है किंतु उसका तर्क जो है वो गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है। तर्क दिया गया है क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार को समाज निरपेक्ष सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें ए तो सही है किंतु आर जो है वो गलत है। चलिए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, सुमेलन करना है। यहाँ पर दिए गए हैं आपकी कवित्री और कवित्री या कवि और उनकी कविताएं। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती चरण वर्मा। तो आपको बताना है कौन सा अनुक्रम सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है, वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। और महादेवी वर्मा की रचना आप बताइए, आपने तो पढ़ा होगा महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं, तो महादेवी वर्मा की जो है वो रश्मि है। और माखनलाल चतुर्वेदी आपके बहुत ही अच्छे कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छी राष्ट्रवादी कविताएं इन्होंने लिखी हैं और इनकी रचना फिलहाल ये कैदी और कोकिला है। और भगवती चरण वर्मा की जो रचना है वो है भैंसा गाड़ी। इस प्रकार से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पत्रिकाएं दी गई है और उनके संपादक को आपको बताना है। समालोचक इंदु, अभ्युदय और प्रताप। समालोचक पत्रिका के जो संपादक थे वह थे आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और इंदु पत्रिका के संपादक थे देवकी नंदन खत्री जी, देवकी नंदन खत्री नहीं, अंबिका प्रसाद गुप्त जी। और अभ्युदय पत्रिका के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। और प्रताप पत्रिका के गणेश शंकर विद्यार्थी जी। इस प्रकार से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उपन्यासकार और उपन्यास दिया गया है, आपको बताना है कौन सा उपन्यास किस लेखक का है। मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी का उपन्यास जो है वो महाभोज आपके पाठ्यक्रम में भी है। और कृष्णा सोबती ने क्या लिखा था, कृष्णा सोबती ने लिखा था सूरजमुखी अंधेरे में। फिर मृदुला गर्ग ने लिखा था चित्त कोबरा। और प्रभा खेतान ने लिखा था छिन्न मस्ता। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आलोचना ग्रंथ और आलोचक, आपको बताना था कौन सा आलोचना ग्रंथ किस आलोचक का है। तो आप बताइए। यहाँ पर जो साहित्यालोचन है श्याम सुंदर दास जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। और साहित्य समालोचन है राम कुमार वर्मा जी का। और निराला की साहित्य साधना है रामविलास शर्मा की। और आलोचना दर्श यह जो है आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल की आलोचना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो यहाँ पर दिया गया है जालपा। जालपा आपने पढ़ा होगा, यह गबन उपन्यास की पात्र थी। कौन से उपन्यास की पात्र थी, जालपा गबन उपन्यास की पात्र थी। और वर्षा जो थी वो मुझे चांद चाहिए की पात्र थी। वर्षा मुझे चांद चाहिए की पात्र। और मृणालिनी त्यागपत्र की पात्र हैं, आप जानते ही हैं। बाकी बचती हैं आपकी सेल्मा। तो सेल्मा जो है वो किसकी पात्र हो जाती हैं, अपने अपने अजनबी की। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पात्र और काव्य पूछा गया है, कौन सा पात्र जो है या कौन सा चरित्र किस काव्य में है। मानव, पुरुरुआ, युयुत्सा और राधा।
तो मानव किस में है, आपने पढ़ा है मानव जो है वो कामायनी में है ना। और पुरुरवा जो है वो आपके उर्वशी में है। उसके बाद युयुत्सु जो है अंधा युग में है, और राधा प्रिय प्रवास में है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो इस तरह सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सिद्धांत और उनके विचारक के बारे में आपको बताना। ये सभी पाश्चात्य सिद्धांतवादी हैं। उदात्त तत्व यह किसका है, उदात्त तत्व, ये जो दिया गया है तो ये इसके जो विचारक हैं वो लोनजाइनस हैं। ये देखिए आप यहाँ पर लोनजाइनस। और संरचनावाद को दिया था सरश्यूर ने। विखंडनवाद के प्रणेता कहे जाते हैं जॉन देरिदा, जो कि अब की बार टीजीटी की परीक्षा में भी पूछा गया था। और निर्वैयक्तिकता हैं, ये कौन है इसके विचारक, ये हैं इसके विचारक एलियट। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इसमें आपको कहानीकार और कहानियों के बारे में बताना है। कौन सी कहानी वह किस कहानीकार की है। तो ये कहानीकार है आपके जैनेन्द्र वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की कहानी कौन सी है, ग्रामोफोन है। अज्ञेय की कहानी कौन सी है, आप जानते हैं रोज है। भीष्म साहनी की चीफ की दावत है। मोहन राकेश की मिसपाल है। यहाँ पर मोहन राकेश की जो है वो ठेस है, नहीं हाँ मिसपाल है मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सारे ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा निबंध किस निबंधकार का है। तो कछुआ धर्म जो निबंध है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, कछुआ धर्म। तत्पश्चात हम देखते हैं आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। और तुम चंदन हम पानी, यह विद्यानिवास मिश्र का है। भारतीय संस्कृति की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध रही है। चलिए हम देखते हैं आज के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। सुमेलित करना है आपको रस और अस्थाई भाव। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, विभत्स का क्या है, अद्भुत का क्या है और शांत का क्या है। तो रौद्र का अस्थाई भाव है क्रोध, और विभत्स का अस्थाई भाव आपको बताना है क्या है। तो विभत्स का अस्थाई भाव है जुगुप्सा, और अद्भुत का अस्थाई भाव हो जाता है विस्मय, और शांत का तो निर्वेद होता ही है। इस तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यह रहा आज का हमारा प्रश्न पत्र, जो कि जून 2013 का 3rd प्रश्न पत्र था, जो हमने आज सॉल्व किया है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से हम और भी पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते रहेंगे। अभी मैंने दिसंबर 2012 के प्रश्न पत्रों को नहीं अपलोड किया, सिर्फ जून के ही प्रश्न पत्रों को अपलोड किया है। तो जल्द ही उन्हें भी अपलोड करने वाली हूँ। और आप इन सभी प्रश्नों का लगातार अभ्यास करते रहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न सिर्फ नेट जेआरएफ में आए हैं तो सिर्फ नेट जेआरएफ में ही आएंगे। ये किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा में आपके आ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आप जरूर से जरूर इसका अध्ययन करते रहिए। और मित्रों, आपने यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम अपने सभी कक्षाओं से संबंधित पीडीएफ आपको वहां पर देते हैं। ठीक है मित्रों, आप जाके टेलीग्राम पर सर्च कीजिए स्मार्ट एसएससी क्लासेस 77 पर, और वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और हाँ मित्रों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मित्रों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।